18वीं सदी का भारत गहरे संकट के दौर से गुजर रहा था। कभी शानदार और विराट मुगल साम्राज्य अब अपनी ताकत खो चुका था। दिल्ली का लाल किला, जो कभी साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था, अब षड्यंत्रों और अव्यवस्था का अड्डा बन चुका था। इसी वातावरण में पैदा हुआ अली गौहर, जो आगे चलकर शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना गया। अली गौहर बचपन से ही एक अलग प्रकृति का इंसान था। उसकी रुचि तलवार और राजनीति से अधिक कविता, इतिहास और साहित्य में थी। वह विद्वानों की संगत पसंद करता था और अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदुस्तानी भाषाओं में निपुण था। उसकी कविताएं कई बार धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर लिखी जाती थीं। वह कृष्ण, शिव और देवी सरस्वती की स्तुति भी करता और साथ ही सूफी संतों के पद चिन्हों पर भी चलता। लेकिन यह संवेदनशील शख्स एक ऐसे दौर में जन्मा था जब दिल्ली की गद्दी पर बैठने का मतलब केवल सत्ता ही नहीं, बल्कि निरंतर संघर्ष और खून खराबा भी था। 12 वर्ष की उम्र में उसने दिल्ली पर नादिर शाह का हमला देखा। लाल किले से खजाने लूटे गए, कोहिनूर और तख्त-ए-ताउस छीन लिए गए। ये सब देखकर अली गौहर ने समझ लिया कि मुगल साम्राज्य की नींव हिल चुकी है। उसके पिता आलमगीर द्वितीय नाम के तो बादशाह थे, लेकिन असली ताकत उनके वजीर इमाद उल मुल्क के हाथों में थी। इमाद उल मुल्क बेहद चालाक और निर्दयी था। उसने अपने संरक्षक सफदरजंग तक से गद्दारी की और दिल्ली को बार बार गृह युद्ध में धकेला। उसकी नजरों में अली गौहर भी एक खतरा था, क्योंकि जनता का झुकाव शहजादे की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान शहजादे को हांसी और आसपास के इलाकों में कर वसूली के लिए भेजा गया। ये काम केवल राजस्व इकट्ठा करने का नहीं था, बल्कि यह दिखाने का प्रयास भी था कि वह साम्राज्य की सत्ता को संभाल सकता है। लेकिन वहां के निवासियों ने उसकी सेना पर ही हमला कर दिया। शहर के दरवाजे बंद हो गए और रात के अंधेरे में उसके डेरों को लूटा गया। ये घटना साफ दिखाती थी कि अब कोई भी मुगल सत्ता से भयभीत नहीं था। कुछ ही समय बाद हालात और कठिन हो गए। इमादुल मुल्क ने शाह आलम को दिल्ली लौटने का बुलावा भेजा। संदेशों में मिठास थी, लेकिन भीतर षड्यंत्र। शहजादे के मित्रों ने उसे चेतावनी दी कि यह एक छाल है। अगर वह लाल किले में प्रवेश करेगा तो शायद फिर कभी बाहर न निकल पाए। इस चेतावनी ने शहजादे को और भी सतर्क बना दिया। उसने सीधे किले में लौटने के बजाय दिल्ली के उत्तर हिस्से में अली मर्दान खान की हवेली में डेरा डाला। लेकिन इमादुल मुल्क ने पीछा नहीं छोड़ा। उसकी सेना ने हवेली को चारों ओर से घेर लिया और हमला बोल दिया। संख्या में कम होने के बावजूद अली गौहर ने तलवार संभाली और अपने वफादार साथियों के साथ डटकर मुकाबला किया। वह स्वयं कई दुश्मनों को काटता हुआ बाहर निकला। उसके साथ ही अली आजम खान ने अपने प्राण देकर उसके लिए रास्ता खोला। इस संघर्ष के बाद शहजादे को साफ हो गया कि अब दिल्ली उसके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। वह राजधानी छोड़कर फर्रुखाबाद और फिर बिहार बंगाल की ओर निकल पड़ा। उसके पास न तो बड़ी सेना थी, न खजाना, न संसाधन। केवल मुगल वंश की प्रतिष्ठा और उसकी अपनी लोकप्रियता ही उसके सहारे थे। शुरू में उसके साथ कुछ 100 सैनिक थे, लेकिन जैसे जैसे लोग उसकी बहादुरी और संकल्प की बातें सुनते गए, वैसे वैसे पुराने मुगल परिवार और बेरोजगार सैनिक उसकी ओर खींचने लगे। धीरे धीरे उसकी सेना 30,000 तक पहुंच गई। उसकी मां जीनत महल ने भी गुप्त रूप से अपने विश्वास पात्र लोगों को भेजा ताकि वे शहजादे की मदद कर सके। बिहार और बंगाल की जनता, जिसने कभी मुगल शासन में स्थिरता और शांति देखी थी, अब इस शहजादे में उम्मीद देखने लगी। उनके लिए वह केवल एक और राजकुमार नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अराजकता के बीच फिर से व्यवस्था और न्याय ला सकता था। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं कठिन थी, क्योंकि उधर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैरों को गहराई से जमा रही थी। शहजादा एक ओर मुगल विरासत को संभालने की कोशिश में था और दूसरी ओर उसे एक ऐसी ताकत से टकराना था जो चुपचाप पूरे भारत का भविष्य बदलने वाली थी। शहजादा दिल्ली से दूर निकल चुका था और अब उसका रुख गंगा के मैदानों की ओर था। वह जानता था कि अगर उसे कहीं से शक्ति मिल सकती है तो वह बिहार और बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत ही है,
दिल्ली की राजनीति उसके खिलाफ हो चुकी थी, लेकिन पूर्व की जनता और वहां के जमींदार अभी भी मुगल नाम से एक उम्मीद रखते थे। कुछ ही समय में खबर फैल गई कि मुगल शहजादा अली गौहर अब दिल्ली छोड़कर बिहार और बंगाल की ओर आ रहा है। ये खबर सुनकर कई पुराने मुगल परिवार और दरबार से जुड़े सैनिक उसके पास पहुंचने लगे। बहुत से लोग बेरोजगार और बिखरे हुए थे, जिन्हें मुगल झंडे तले एक नया आधार चाहिए था। धीरे धीरे उसकी टुकड़ी मजबूत होती गई और कुछ महीनों में 30,000 से अधिक लोग उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन इस सफर की शुरुआत कठिनाइयों से भरी थी। उसके पास धन नहीं था, सेना को तनख्वाह देने का साधन नहीं था और न ही आधुनिक तोपखाने थे। उसके सैनिक ज्यादातर तलवार, भाले और तीर कमान से लैस थे। फिर भी उसका नाम और उसका करिश्मा लोगों को आकर्षित कर रहा था। गांव-गांव से लोग आकर उसे अपना सम्राट मानने लगे। इसी दौरान बंगाल की राजनीति भी संकट में थी। नवाब मीर जाफर, जिसे अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई के बाद गद्दी पर बैठाया था, अब खुद अंग्रेजों के लिए भी बोझ बन चुका था। उसका शासन भ्रष्टाचार और अराजकता से भरा था। बहुत से बंगाली जमींदार और अमीर लोग उससे नाराज थे। वे अंग्रेजों से भी असंतुष्ट थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच दिन ब दिन बढ़ रही थी। ऐसे हालात में कई प्रभावशाली लोग शाह आलम की ओर देखने लगे। सन 9 फरवरी 1760 में शाह आलम ने कारमनासा नदी पार की और अपने अनुयायियों से कहा कि अब समय आ गया है कि बंगाल को फिर से साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाए। उसके शब्दों ने सैनिकों का उत्साह बढ़ा दिया। मीर अशरफ और जगत सेठ जैसे बंगाल के प्रभावशाली लोग गुप्त रूप से उससे संपर्क कर रहे थे। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि अगर वह बंगाल में प्रवेश करता है तो वहां के लोग उसका साथ देंगे। शाह आलम ने सबसे पहले पटना की ओर रुख किया। पटना बंगाल के पश्चिमी हिस्से का एक अहम केंद्र था और नवाब मीर जाफर की सत्ता का मजबूत गढ़ भी। यहाँ के गवर्नर राजा राम नारायण अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जब शाह आलम की सेना पटना के बाहर पहुंची तो उसकी टुकड़ी ने अंग्रेज की टुकड़ियों को धकेलकर बाहर निकाल दिया। ये उसकी पहली बड़ी सफलता थी, लेकिन यह सफलता अधूरी रह गई। शाह आलम के पास शहर को घेरने और जीतने के लिए आवश्यक तोपें और आधुनिक हथियार नहीं थे। पटना की मजबूत दीवारों के सामने उसकी सेना असहाय साबित हुई। उसने दुश्मन की हार के बाद उनका पीछा नहीं किया, बल्कि मैदान छोड़कर संतोष मान लिया। यही उसकी एक बड़ी भूल साबित हुई। मीरान, मीर जाफर का बेटा और अंग्रेज अधिकारी मेजर कैलाइन जल्दी ही अपनी सेनाओं के साथ पहुंच गए। उन्होंने पटना की रक्षा की और बाहर आकर शाह आलम की सेना से भिड़ गए। शुरुआत में शाह आलम की सेना ने जोश दिखाया, लेकिन अंग्रेजों की अनुशासित टुकड़ियों और मीरान की सवारियों के आगे उनकी पंक्तियां टूट गई। लड़ाई में मीरान भले ही घायल हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने मैदान अपने कब्जे में कर लिया। शाह आलम निराश नहीं हुआ। उसने एक नया दांव खेला। उसने अपनी सेना का एक हिस्सा पीछे हटाया और खुद एक छोटी टुकड़ी के साथ तेजी से आगे बढ़ा। उसका लक्ष्य अब मुर्शिदाबाद था, बंगाल की राजधानी। उसका इरादा था कि अचानक पहुंचकर नवाब को पकड़ ले और खजाने पर अधिकार कर ले। उसकी यह योजना साहसिक थी और कुछ दिनों तक अंग्रेज समझ भी नहीं पाए कि वह कहां गया। शाह आलम और उसके सेनापति कमगर खान तेजी से पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए बर्दवान तक पहुंच गए। वहां के राजा पहले से ही मीर जाफर से नाराज थे और उन्होंने शाह आलम का समर्थन किया। लेकिन इसी समय उसने एक गंभीर गलती कर दी। उसने आगे बढ़ने की बजाय बर्दवान में 3 दिन रुककर नई भर्ती और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस ठहराव ने अंग्रेजों को संभलने का मौका दे दिया। मेजर कैलैंड और मीरान ने अपनी सेनाएं इकट्ठा की और मोंगलकाट नामक स्थान पर दमदम नदी के किनारे शाह आलम का रास्ता रोक लिया। अगर वह सीधे मुर्शिदाबाद चला जाता तो शायद इतिहास की दिशा कुछ और होती। अब शाह आलम की स्थिति कठिन हो गई। उसके सामने अंग्रेज और नवाब की संयुक्त सेना थी, जबकि उसके पास न आधुनिक हथियार थे न पर्याप्त संसाधन। कुछ दिनों की टकराहट के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। सेना टूटने लगी और अनुशासन बिखर गया। जनता भी अब असंतुष्ट होने लगी, क्योंकि उसकी सेना उनके गांवों से राशन और धन वसूलती थी। लोग
जो शुरू में उसका स्वागत कर रहे थे, अब अंग्रेजों की सख्ती और अनुशासन को बेहतर मानने लगे। 15 जनवरी 1761 में शाह आलम की किस्मत ने उसे एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया। बोधगया के पास हिल्सा नामक जगह पर उसकी सेना अंग्रेजों और मीर जाफर की संयुक्त टुकड़ियों से घिर गई। ये उसकी सबसे बड़ी और अंतिम हार साबित हुई। युद्ध शुरू होते ही अंग्रेजी तोपों की गोलाबारी ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसका हाथी घायल हो गया और वह स्वयं युद्ध भूमि से दूर चला गया। सबसे बड़ा आघात उसे तब लगा जब उसके सेनापति कमगर खान और कई प्रमुख अमीर अंग्रेजों की ओर जा मिले। गद्दारी और लालच ने उसकी कमर तोड़ दी। उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई। उसके साथ लड़े फ्रांसीसी कमांडर जीन लॉ ने अंत तक मुकाबला किया, लेकिन अंततः वह भी कैद कर लिया गया। इस हार ने स्पष्ट कर दिया कि मुगल सम्राट अब केवल नाम का शासक रह गया है। दिल्ली से निकले इस राजकुमार ने जो सपने देखे थे वे टूटने लगे, लेकिन शाह आलम ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने समझ लिया कि अब अकेले दम पर साम्राज्य को खड़ा करना संभव नहीं है। उसे नई रणनीति और नए सहयोगियों की जरूरत थी। हिल्सा की हार के बाद शाह आलम की स्थिति और भी दयनीय हो गई। न सेना बची, न खजाना और न ही कोई मजबूत ठिकाना। लेकिन इस हार ने उसे यह सिखा दिया कि अब अकेले दम पर साम्राज्य को संभालना संभव नहीं है। उसे ऐसे सहयोगियों की तलाश करनी थी जो अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को चुनौती दे सके और साथ ही उसके नाम को भी वैधता दे। दिल्ली की सत्ता से वह बहुत दूर था। उसके पिता आलमगीर द्वितीय अब भी गद्दी पर थे, लेकिन असली सत्ता वजीर इमाद उल मुल्क के हाथों में थी। इमाद उल मुल्क अपने कपट और निर्दयता के लिए कुख्यात था। वह न सिर्फ बादशाह को कठपुतली बना चुका था, बल्कि किसी भी शख्स को सत्ता में उभरने नहीं देता था। इसी बीच 1759 में इमाद उल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करा दी। एक फरेबी बहाने से बादशाह को फुसलाकर फिरोज शाह कोटला बुलाया गया और वहां साजिश के तहत उसे मार डाला गया। इस हत्या की खबर शाह आलम तक देर से पहुंची। वह गंगा के मैदानों में भटक रहा था और अपने लिए नई राह तलाश रहा था। पिता की मौत के बाद वह औपचारिक रूप से मुगल सम्राट घोषित हो गया। दरबार के इतिहासकारों ने उसे शाह आलम द्वितीय की उपाधि दी। उसके नाम से खुतबा पढ़ा जाने लगा और सिक्के ढाले गए। नाम और वैधता उसके पास थी, लेकिन जमीन और शक्ति नहीं। इन्हीं दिनों उसे एक अप्रत्याशित सहयोगी मिला। यह व्यक्ति था जीन लॉ, फ्रांसीसी कमांडर, जो प्लासी की हार के बाद अंग्रेजों से बचते बचाते भटक रहा था। लॉ के साथ 100 से अधिक फ्रांसीसी सैनिक और लगभग 200 प्रशिक्षित सिपाही थे। शाह आलम को इनमें एक उम्मीद दिखाई दी। उसने उन्हें अपनी सेवा में लिया और जीन लॉ को मीर आतिश यानी मुगल तोपखाने का मुखिया बना दिया। भले ही उसके पास असल में भारी तोपें नहीं थीं। जीन लॉ ने अपने अनुभव से शाह आलम की सेना को थोड़ा अनुशासित करने की कोशिश की। कुछ नए हथियार बनवाए गए, बर्छों पर संगीनें लगवाई गईं और देहात के कोली और आदिवासी सैनिकों को संगठित किया गया। ये सेना बहुत बड़ी या आधुनिक नहीं थी, लेकिन शाह आलम के लिए यह मनोबल का सहारा थी। शाह आलम का करिश्मा और नाम भी काम कर रहा था। बिहार और बंगाल में कई जमींदार उसके झंडे तले आ गए। कुछ महीनों के भीतर उसने लगभग 20,000 सैनिक जुटा लिए। उसके डेरों में पुराने मुगल रईस, सूफी संत, कवि और सैनिक सब मौजूद थे। लोग उसे अब भी झांपनाह कहकर पुकारते और उसके पास जाकर उपाधियां और मान पत्र लेते। भले ही वह दर दर भटकता बादशाह था, लेकिन उसके नाम में अब भी आकर्षण था। इसी समय बंगाल की राजनीति और उलझ गई। मीर जाफर अंग्रेजों के सामने पूरी तरह निर्भर हो चुका था। अंग्रेज उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर व्यापार और कर वसूली में अपनी मनमानी करने लगे थे। बंगाल की जनता पर करों का बोझ बढ़ रहा था और अमीर वर्ग में असंतोष फैल रहा था। कई लोग गुप्त रूप से शाह आलम के संपर्क में आ गए और उसे बंगाल की ओर आने का न्योता दिया। शाह आलम ने एक बार फिर पटना की ओर कूच किया। उसकी सेना ने शुरुआत में सफलता पाई और अंग्रेजों को पीछे धकेला, लेकिन एक बार फिर वही समस्या सामने आई, तोपखाने और आधुनिक हथियारों की कमी। पटना की मजबूत दीवारों को तोड़ना उसके लिए असंभव था।
उसने अंग्रेजों को हार कर भागते देखा, लेकिन उनका पीछा नहीं किया। इस हिचकिचाहट ने अंग्रेजों को संभलने का समय दिया। कई महीनों तक शाह आलम इधर उधर भटकता रहा। कभी बिहार में, कभी बंगाल की सीमाओं पर उसकी सेना जीत से अधिक हार देख रही थी। जनता भी अब उससे नाराज होने लगी। शुरू में उन्होंने सोचा था कि शहजादा उन्हें स्थिरता और सुरक्षा देगा, लेकिन उसकी सेना ने उल्टा गांवों से अनाज और धन वसूला। लोगों ने अंग्रेजों की सख्ती को बेहतर मानना शुरू कर दिया। शाह आलम को इस समय यह भी समझ आ गया कि उसके अपने दरबारियों पर भरोसा करना कठिन है। बार बार उसके सेनापति और अमीर अंग्रेजों से रिश्वत लेकर गद्दारी कर देते थे। कई बार उसकी योजनाएं इसी वजह से नाकाम हो गई। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। इस युद्ध ने पूरे उत्तर भारत की राजनीति बदल दी। मराठों की शक्ति बिखर गई और अंग्रेजों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। शाह आलम ने सोचा कि अगर उसे कहीं से मदद मिल सकती है तो वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। अवध उस समय उत्तरी भारत का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, लेकिन शुजाउद्दौला भी सतर्क था। उसे पता था कि अंग्रेजों से टकराना आसान नहीं है। वह शाह आलम को खुले समर्थन देने से हिचक रहा था। इस बीच शाह आलम की हालत और खराब हो गई। उसके पास न पैसे बचे थे, न मजबूत सेना। कुछ समय तक वह इलाहाबाद के आसपास डेरा डाले रहा और वहीं से राजनीति करने लगा। वह अब समझ चुका था कि दिल्ली वापस जाने का सपना निकट भविष्य में पूरा नहीं होगा। इमादुल मुल्क ने राजधानी को अपनी मुट्ठी में ले लिया था और अफगानों मराठों की आंखें भी दिल्ली पर टिकी थीं। इसलिए शाह आलम ने पूर्व की ओर ध्यान दिया। बिहार और बंगाल में अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को चुनौती देना ही उसका लक्ष्य बन गया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जनता का भरोसा टूट रहा था और उसकी अपनी सेना बार बार पराजित हो रही थी। इस स्थिति में उसे अब केवल अपने करिश्मे और मुगल वंश के नाम का सहारा था। इलाहाबाद और उसके आसपास डेरा डालकर शाह आलम अब एक भटके हुए सम्राट की तरह जीवन बिता रहा था। उसके पास नाम था, शांति, लेकिन जमीन और सत्ता नहीं थी। दिल्ली की गद्दी हाथ से निकल चुकी थी और बंगाल पर अंग्रेजों का शिकंजा कसता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में उसके सामने केवल दो रास्ते थे, या तो पूरी तरह हार मान ले और गुमनामी में खो जाए, या फिर किसी ताकतवर सहयोगी के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दे। शाह आलम ने अवध के नवाब को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि अगर दोनों साथ हों तो अंग्रेजों को हराया जा सकता है। वह खुद मुगल वंश का वैध सम्राट था और उसके नाम पर अब भी जनता का झुकाव था। शुजाउद्दौला ने पहले संकोच दिखाया, लेकिन जल्द ही उसे भी लगा कि अंग्रेजों को रोकना आवश्यक है। यहीं से शाह आलम और नवाब अवध के बीच गठबंधन की शुरुआत हुई। उधर बंगाल में मीर जाफर को अंग्रेजों ने हटा दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम अंग्रेजों का कठपुतली बनकर शुरू में चला, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कंपनी की नीतियां बंगाल को बर्बाद कर रही हैं। उसने अंग्रेजों को चुनौती दी और उनकी मनमानी कर वसूली का विरोध किया। मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित कराया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब शाह आलम ने यह सुना तो उसे लगा कि अब समय आ गया है। अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट अगर एक साथ खड़े हों तो अंग्रेजों को रोका जा सकता है। इस सोच के साथ 1764 में एक बड़ी त्रिपक्षीय सेना बनी, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम का गठबंधन। इस गठबंधन का लक्ष्य था अंग्रेजों को बिहार और बंगाल से खदेड़ना। सेना का नेतृत्व शुजाउद्दौला के हाथ में था, जबकि शाह आलम का नाम लोगों को वैधता देता था। मीर कासिम ने अपनी नई प्रशिक्षित टुकड़ियों के साथ शामिल होकर उम्मीद बढ़ाई। इस तरह एक बार फिर युद्ध का बिगुल बजा। अंग्रेजों की ओर से कमांडर था मेजर हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की सेना संख्या में कम थी, लेकिन अनुशासन और आधुनिक हथियारों से लैस थी। अक्टूबर 1754 में बक्सर की धरती पर निर्णायक लड़ाई हुई। गठबंधन की सेना में तालमेल की कमी थी। मीर कासिम की टुकड़ियां अलग दिशा में लड़ रही थीं। नवाब अवध की सेना का अनुशासन ढीला था और शाह आलम के सैनिकों में मनोबल की कमी थी।
अंग्रेजों ने इस अव्यवस्था का पूरा फायदा उठाया। धीरे धीरे गठबंधन की सेना मैदान छोड़ने लगी। बक्सर की लड़ाई मुगल इतिहास का एक और निर्णायक मोड़ साबित हुई। यहाँ सिर्फ बंगाल या बिहार का भविष्य तय नहीं हुआ, बल्कि पूरे भारत का। अंग्रेजों ने इस युद्ध में साफ जीत हासिल की और मुगल साम्राज्य की अंतिम बची हुई शक्ति भी समाप्त हो गई। इस पराजय के बाद शाह आलम पूरी तरह असहाय हो गया। उसे अब अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। इस संधि के अनुसार शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। बदले में अंग्रेजों ने उसे इलाहाबाद और कुछ अन्य इलाके दिए और वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। इस संधि के साथ ही मुगल साम्राज्य का वास्तविक अंत हो गया। शाह आलम नाम का बादशाह तो था, लेकिन उसकी सत्ता अब केवल कागजों पर रह गई थी। दिल्ली का लाल किला अंग्रेजों की छाया में सिसक रहा था और पूरे हिंदुस्तान पर अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहराने लगा। शाह आलम इलाहाबाद में अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगा। उसके दरबार की चकाचौंध तो अब भी थी, लेकिन वह केवल दिखावा था। उसकी आय अंग्रेजों की पेंशन पर निर्भर हो गई। पुराने कवि और इतिहासकार उसके आसपास इकट्ठा रहते, लेकिन यह साफ दिख रहा था कि अब सम्राट केवल नाम का रह गया है। इलाहाबाद संधि के बाद शाह आलम का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह वही सम्राट था जिसका नाम तो पूरे हिंदुस्तान में गूंजता था, लेकिन सत्ता पूरी तरह अंग्रेजों के हाथों में थी। उसकी स्थिति दयनीय थी। वह अपनी गद्दी पर बैठा रहता, फरमान जारी करता, लेकिन असल नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों का था। उसके पास केवल नाम और वंश की प्रतिष्ठा रह गई थी। इलाहाबाद में रहते हुए शाह आलम ने कई बार अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने की कोशिश की। वह अवध और मराठों से संपर्क करता, कभी अफगानों से उम्मीद लगाता, लेकिन कोई भी उसे वास्तविक सहारा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबको मालूम था कि अंग्रेज अब भारत की सबसे मजबूत शक्ति बन चुके हैं और उनके सामने टिकना आसान नहीं है। इसी बीच समय ने करवट ली। कुछ वर्षों बाद मराठों ने फिर से उभार लिया और दिल्ली की ओर बढ़े। वे चाहते थे कि शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर अपनी वैधता मजबूत करे। अंग्रेज भी इस विचार के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक नाम मात्र का बादशाह उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं देगा।